स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत एक सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट। आज हम स्नैपशॉट के लेसन नंबर 3 रंगास मैरिज का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अर्थ है रंगा की शादी और इसे लिखा है मस्ती वेंकटेश अयंगार ने। इस पाठ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रंगा लेखापाल का बेटा गांव के लोगों की दुर्लभ नस्ल में से एक है जो पढ़ाई करने के लिए शहर गया है। जब वह बेंगलोर शहर से अपने गांव वापस लौटता है तो उसके घर के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है, यह देखने के लिए कि वह बदल गया है या नहीं। शादी के बारे में उसके विचार अब कुछ अलग हैं या वही हैं। जब आप इस शीर्षक को देखते हैं, आप में से कुछ पूछ सकते हैं, रंगा की शादी, रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजया क्यों नहीं? ठीक है, हाँ, मुझे पता है मैं जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याण जैसा आडंबरपूर्ण शीर्षक इस्तेमाल कर सकता था, मगर यह जगन्नाथ की जीत या गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है। यह हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में है और इसलिए कोई भड़कीला शीर्षक नहीं। होसाहल्ली हमारा गांव है, आपने इसके बारे में सुना होगा। नहीं, अफसोस की बात है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी भी भूगोल की पुस्तक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वह इंग्लैंड में रहने वाले साहब जो अंग्रेजी में लिखते हैं शायद यह नहीं जानते हैं कि इस तरह की कोई जगह है और इसीलिए इसका उल्लेख नहीं करते। हमारे अपने लोग भी इसे भूल जाते हैं। आप जानते हैं यह कैसा है? वे भेड़ों की झुंड की तरह हैं। एक भेड़ एक गड्ढे में चले जाती है, बाकी आंखें बंद करके उसके पीछे जाती हैं। जब दोनों इंग्लैंड के साहबों और हमारे अपने भूगोल शास्त्रियों ने इसे संदर्भित नहीं किया तो आप बेचारे मानचित्रकार से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह इसे मानचित्र पर रखना याद रखे। क्या आप कर सकते हैं? और इसीलिए किसी भी नक्शे पर हमारे गांव की छाया भी नहीं है। क्षमा करें, मैंने कहीं शुरुआत की और फिर दूसरी दिशा में चला गया। यदि मैसूर राज्य भारतवर्ष के लिए वह है जो करिगा दाबू उत्सव के भोजन के लिए है, तो होसाहल्ली मैसूर राज्य के लिए करिगा दाबू की भरावन है। दक्षिण भारत की तली हुई नारियल और शक्कर से भरी मिठाई को करिगा दाबू कहते हैं। मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे आपके प्रश्न करने पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं अपनी राय पर अडिग रहूँगा। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो उत्साह से होसाहल्ली के बारे में बोलता हूँ। हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, उनका नाम गुंडा भट्ट है। वह मुझसे सहमत हैं। वह काफ़ी जगहों पर गए हैं। नहीं, इंग्लैंड नहीं। अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या वो वहाँ गए हैं तो वह कहते हैं नहीं, अन्नाया। अन्नैया कन्नड़ भाषा में बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक शब्द है। मैंने यह आपके ऊपर छोड़ दिया है। एक पिस्सू से परेशान कुत्ते की तरह भागना मेरे लिए नहीं है। हालांकि मैंने अपने समय में कुछ जगह देखी हैं, वास्तव में उन्होंने कई जगह देखी हैं। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। हमारे यहाँ आइए और मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम दूंगा। इसे खाइए मत, बस एक निवाला लीजिए। खटास सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में जाना निश्चित है। मैं एक बार ऐसा ही एक फल घर ले आया और उससे एक चटनी बनाई। हम सब ने उसे खाया।
इसके बाद जो खांसी हम सबको हुई है, जब मैं खांसी की दवा लेने गया तब डॉक्टर ने मुझे फल के विशेष गुण के बारे में बताया। जिस तरह आम खास है, हमारे गांव के आसपास सब कुछ खास है। हमारे पास गांव के तालाब के बहुत साफ पानी में उगने वाली एक लता है। इसके फूल देखने वाले की आंखों के लिए दावत है। जब आप तालाब पर नहाने जाएं तो इस लता की 2 पत्तियां ले आएं और आपको यह भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जिन पर दोपहर का खाना खाना है वह पत्तियां आपके पास हैं भी कि नहीं। आप कहेंगे मैं असंबद्ध हूँ। ऐसा ही होता है जब हमारे गांव का विषय आता है, मगर अब बहुत हुआ। यदि आप में से कोई हमारे यहाँ आना चाहता है, मुझे लिख दे। मैं आपको बताऊंगा होसा हल्ली कहाँ है और यहाँ क्या क्या है। किसी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है आप वहाँ जाएं। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 10 साल पहले घटित हुआ था। तब हमारे यहाँ ऐसे लोग ज़्यादा नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे। हमारे गांव के लेखाकार पहले थे जिनमें अपने बेटे को पढ़ने बेंगलोर भेजने का पर्याप्त साहस था। अब सब कुछ अलग है। यहाँ अंग्रेजी जानने वाले बहुत हैं। छुट्टियों में अंग्रेजी बोलते हुए यह लोग आपको हर गली में मिलेंगे। उन दिनों हम अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, ना ही कन्नड़ में बात करते समय अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते थे। जो हुआ वह अपमानजनक है, मेरा विश्वास कीजिए। एक दिन मैं रामाराव के घर में था जब उन्होंने जलाऊ लकड़ी का एक बंडल खरीदा। रामाराव का छोटा बेटा इसका भुगतान करने के लिए निकला। उसने महिला से पूछा, मुझे आपको कितना देना चाहिए? 4 पैसा, उसने कहा। लड़के ने उससे कहा कि उसके पास चेंज नहीं है और उससे अगली सुबह आने के लिए कहा। गरीब महिला को अंग्रेजी शब्द चेंज का मतलब नहीं समझ में आया और वह खुद से बुदबुदाते हुए चली गई। मुझे भी नहीं पता था। बाद में जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा तब उसका मतलब मुझे समझ में आया। यह अमूल्य वस्तु अंग्रेजी भाषा 1 दशक पहले हमारे गांव में इतनी व्यापक नहीं थी। इसलिए रंगा की घर वापसी एक बड़ी घटना थी। लोग उसके दरवाजे की ओर, लेखापाल का बेटा आ गया। वह लड़का जो पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था वह यहाँ है ऐसा लगता है। और आओ रंगा यहाँ है, चलो और देखो की घोषणा करते हुए दौड़ रहे थे। भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी जाकर आंगन में खड़ा हो गया और पूछा, ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई बंदर का खेल तो नहीं चल रहा? एक लड़का बिना दिमाग वाला यह सब सुन के इतनी जोर से बोला, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक नौजवान अपरिपक्व और बिना किसी शिष्टाचार के, यह सोचकर कि ये सब चीज़ें अतीत की बातें हैं, मैं चुप रहा। इतने सारे लोगों को देखकर रंगा चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आया। यदि हम सब लोग अंदर चले गए होते तो यह जगह, जिसे लोग कलकत्ता का ब्लैक होल कहते हैं, में बदल जाती। भगवान का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। हर कोई यह देखकर हैरान था कि रंगा वही था जो 6 महीने पहले था जब वह पहली बार गांव आया था। एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, उसने उसके सीने पर हाथ फिराया, उसकी आंखों में देखा और बोली, जनेवारा, ब्राह्मणों द्वारा पहने जाने वाला पवित्र धागा, अभी भी यहीं है। उसने अपनी जाति नहीं खोई। इसके तुरंत बाद वह चली गई। रंगा हंस पड़ा। एक बार जब उन्होंने महसूस किया कि रंगा के हाथ, पैर, आंखें, नाक अभी भी वही है, तो भीड़ पिघल गई।
जैसे बच्चे के मुंह में शक्कर की गांठ। मैं वहीं खड़ा रहा। जब सब चले गए, मैंने पूछा, कैसे हो रंगप्पा? क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? तब रंगा का ध्यान मुझ पर गया। वह मेरे पास आया और आदरपूर्वक नमस्कार करते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके आशीर्वाद से। मुझे रंगा के चरित्र के इस पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करना ही चाहिए। वह जानता था कि किसी से बात करने में उसका फायदा कब होगा और लोगों की योग्यता का सही आकलन करता था। जहाँ तक उसके मुझे नमस्कार करने की बात थी, उसने यह आजकल के लड़कों की तरह सिर सूरज की ओर ऊपर करके स्तंभ की तरह बिना जोड़ों के अकड़े हुए अपने शरीर को झटकते हुए जैसे वह कोई छड़ी हो नहीं किया। न सिर्फ उसने अपने हाथों को जोड़ा, वह मेरे पैर छूने के लिए नीचे झुका। तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए, मैंने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ हंसी खुशी की बातें करके मैं चला गया। उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था, रंगा मेरे घर कुछ संतरे हाथों में लेकर आया। एक उदार विचारशील साथी। मैंने सोचा यह उसके लिए अच्छा होगा कि वह शादी करे, घर बसा ले और समाज की सेवा करे। कुछ देर हमने इधर उधर की बातें की। फिर मैं मुद्दे पर आया। रंगप्पा, तुम कब शादी करने की योजना बना रहे हो? रंगा ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। मैंने पूछा, क्यों नहीं? मुझे सही लड़की खोजने की ज़रूरत है। मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसकी शादी केवल 6 महीने पहले हुई है। वह लगभग 30 साल का है और उसकी पत्नी 25 साल की है, जैसा कि मुझे बताया गया। वह एक दूसरे से प्यार से बात कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली। वह प्यार से बोले गए मेरे शब्दों को गुस्से में बोले गए शब्दों के रूप में ले सकती है। हाल ही में बेंगलोर में एक मंडली ने शकुंतला नाटक का मंचन किया। दुष्यंत के शकुंतला के प्रेम में पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, अगर वह जवान थी। आजकल की दुल्हनों की तरह क्या है? कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता? यदि कोई शादी करता है तो लड़की का परिपक्व होना चाहिए, अन्यथा उसे कुंवारा रहना चाहिए। इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या कोई और कारण है? एक व्यक्ति को उससे शादी करना चाहिए जिसकी वह सराहना करता हो। हमारे पास जो है वह सुसंगत विवाह है। एक व्यक्ति कैसे ऐसी लड़की की सराहना कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ दूध के दाग हों और दूसरी तरफ गीलापन, या इतनी छोटी जिसे यह भी ना पता हो कि उंगलियां कैसे कुतरें? मैंने कहा, एक नीम का फल, दूसरा करेला। रंगा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। मैं व्यथित था कि वह लड़का जिसे मैंने सोचा था कि वह एक अच्छा पति साबित होगा, उसने कुंवारा रहने का फैसला किया था। थोड़ी देर और बात करने के बाद रंगा चला गया और मैंने उसी समय अपना मन बना लिया कि मैं इसकी शादी कराऊंगा। रामाराव की भतीजी 11 साल की एक सुंदर लड़की उनके साथ रहने के लिए आई है। वह एक बड़े शहर से है, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता है। उसकी आवाज़ भी मधुर थी। उसके माता पिता दोनों मर गए थे और उसके चाचा उसे घर ले आए थे। रंगा उसके लिए एकमात्र लड़का था और वह उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन थी। चूंकि मैं रामाराव के घर अक्सर आता जाता रहता था, लड़की मेरे साथ काफ़ी स्पष्ट थी। मैं उसका नाम बताना पूरी तरह भूल गया। उसका नाम रत्ना था। अगली सुबह मैं उनके घर गया और रामाराव की पत्नी से कहा, मैं आपके लिए कुछ छाछ भेजूंगा।
रत्ना से कहिए कि ले आए। रत्ना आई। शुक्रवार का दिन था, इसलिए उसने एक बढ़िया साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा और उससे एक गाना गाने का अनुरोध किया। मैंने रंगा को बुलाने भेजा। जब वह गाना गा रही थी, कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने। रंगा दरवाजे पर पहुंचा। वह दहलीज पर रुक गया। वह नहीं चाहता था कि गायन बंद हो जाए, लेकिन वह गायिका को देखने के लिए उत्सुक था। सावधानी से उसने अंदर झांका। कमरे में आने वाली रोशनी अवरुद्ध हो गई। रत्ना ने ऊपर देखा और एक अजनबी को वहां देखकर अचानक रुक गई। मान लीजिए आप सबसे अच्छी गुणवत्ता का आम खरीदते हैं। आप उसके रसदार गूदे को खाने से पहले धीरे धीरे छिलके को खाते हैं। आप इसके किसी भी हिस्से को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। इसके पहले कि आप एक और निवाला खाएं, फल आपके हाथ से फिसल जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। आप कैसा महसूस करेंगे? गायन बंद होने पर रंगा के चेहरे पर वही निराशा दिखाई दी। आपने मुझे बुलाया? अंदर आकर कुर्सी पर बैठते हुए रंगा ने पूछा। रत्ना कुछ दूरी पर सर झुकाकर खड़ी हो गई। रंगा बार बार उसकी तरफ देखता रहा। एक बार हमारी आंखें मिलीं और वह शर्मिंदा हो गया। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। मेरे अंदर आने से गायन बंद हो गया। मुझे जाने दें। शब्द, मात्र शब्द। उसने कहा कि वह चला जाएगा, लेकिन हिला तक नहीं। कलयुग के इन दिनों में शब्दों और कर्मों में मेल की कोई उम्मीद कैसे कर सकता है? रत्ना शर्म के मारे अंदर भाग गई। थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा, वह लड़की कौन है स्वामी? कौन? वह जो अंदर है? शेर जानना चाहता था। मंदिर में शरण लेने वाले बकरे ने उत्तर दिया, क्या यह मायने रखता है मैं कौन हूँ? मैं बेचारा जानवर हूँ जो पहले ही 9 शेर खा चुका है। मैं एक और खाने की कसम खाई है। मुझे बताओ, तुम नर हो या मादा? ऐसा लगता है डर के मारे शेर वहाँ से भाग गया। बकरे की तरह मैंने कहा, हम में से किसी को क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है? मैं पहले से शादीशुदा हूँ और तुम शादी नहीं करने वाले। बहुत उम्मीद से रंगा ने पूछा, तो वह शादीशुदा नहीं है? उसकी आवाज़ ने उसके उत्साह के साथ छल नहीं किया, लेकिन मुझे पता था कि उसमें उत्साह था। 1 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। अब रंगा का चेहरा भुने हुए बैगन की तरह मुरझा गया। कुछ देर बाद रंगा चला गया, यह कहकर कि मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है। मैं अगली सुबह अपने शास्त्री के पास गया और उनसे कहा, नक्षत्रों को पढ़ने के लिए सब कुछ तैयार रखो, मैं बाद में आऊँगा। मैं जो उनसे कहलवाना चाहता था वह सब उन्हें सिखा दिया। जब दोपहर में मैं रंगा से मिला, मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया। तब मैंने कहा, क्या हुआ, तुम विचारों में खोए हुए लग रहे हो? रंगा ने कहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मेरा विश्वास करें। तब मैंने कहा, सिर दर्द, चलो चलकर डॉक्टर को दिखाएं। रंगा ने कहा, मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं हमेशा की तरह ही हूँ। मैं इसी दौर से गुजरा हूँ जब किसी लड़की को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति का कारण यह हो सकता है। रंगा ने मुझे घूर कर देखा। चलो शास्त्री के पास चलते हैं, मैंने सुझाव दिया। हम पता लगाएंगे कि गुरु या शनि तुम्हारे अनुकूल हैं या नहीं। रंगा बिना किसी विरोध के मेरे साथ हो लिया। जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, उन्होंने चिल्लाया, क्या आश्चर्य है श्यामा,
लंबे समय से आपको नहीं देखा। श्यामा और कोई नहीं, आपके सेवक हैं, इस कहानी के कथाकार। मैं क्रोधित हो गया और चिल्लाया, क्या आज सुबह ही? शास्त्री ने मेरा वाक्य पूरा किया। आपने अपना सारा काम खत्म किया और अब मुझसे मिलने के लिए आए हैं। अगर उसमें ऐसा नहीं किया होता तो मैं धूप में सूखने रखे अनाज की तरह फट कर हमारी योजना को बर्बाद कर देता। बाद में मैंने जो कहा उसमें मैं बेहद सावधान था। शास्त्री रंगा की तरफ मुड़े। हमारे लेखापाल बाबू का बेटा घर कब आया? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? यह बहुत कम होता है कि यह हमसे मिलने आता है। अपना सामान निकालो। हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं इसे क्या चिंता है? क्या हम आपके ज्योतिष विज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं? मेरी आवाज़ में अधिकार था जब मैंने शास्त्री से कहा। उन्होंने कागज़ के 2 पन्ने निकाले, कुछ कौड़ियाँ और पलमाइरा पत्तियों की एक पुस्तक निकाली और कहने लगे, हमारा एक प्राचीन विज्ञान है अय्या। इसकी एक कहानी है, मगर मैं आपको अभी वह कहानी नहीं बताऊंगा। यह हरी कथा नहीं है। मैं आपको एक कथा में एक कथा बताने की अनुमति देती है। अब आप ऊब जाएंगे। मैं यह आपको फिर कभी बताऊंगा। शास्त्री ने अपने ओंठ तेजी से हिलाए जैसे वह अपनी उंगलियों पर गिन रहे थे और फिर पूछा, तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रंगा को पता नहीं था। कोई बात नहीं, शास्त्री ने सिर हिलाकर संकेत दिया। फिर उन्होंने कुछ गणना की और बोले, यह एक लड़की के बारे में है। मैं पूरे समय अपनी हंसी को नियंत्रित कर रहा था, मगर अब मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैं रंगा की तरफ पलटा। बिल्कुल वही जो मैंने कहा था। वह लड़की कौन है? यह आपका विनम्र सेवक था जिसने यह सवाल उठाया था। शास्त्री ने उत्तर देने से पहले थोड़ा सोचा। उसका नाम समुद्र में मिलने वाली किसी वस्तु जैसा है। कमला, शायद। क्या यह पक्षी हो सकता है? काई? मगर कमला नहीं है तो कोई काई होना चाहिए। मोती या रत्ना क्यों नहीं? कीमती पत्थर। रत्ना? रामाराव के घर में लड़की रत्ना है। मुझे बताओ, क्या हमारी बातचीत के निष्कर्ष की कोई संभावना है? शास्त्री ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, निश्चित रूप से। रंगा के चेहरे पर कुछ आश्चर्य था और कुछ खुशी। मैंने इसे देखा। लेकिन वह लड़की शादीशुदा है, मैंने कहा। फिर मैं उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा उतर गया। तब शास्त्री जी ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता। कोई और लड़की हो सकती है जो उपयुक्त हो। मैंने तो तुम्हें केवल वही बताया जो हमारे शास्त्र कहते हैं। हम वहां से निकल गए। रास्ते में हम रामाराव के घर से गुजरे। रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। मैं अकेला अंदर गया और 1 मिनट बाद बाहर आया। हैरानी की बात है, यह लड़की शादीशुदा नहीं है ऐसा लगता है। किसी ने मुझे पहले बताया था कि वह शादीशुदा है। शास्त्री जी ने जो हमसे कहा था वह आखिरकार सच हो गया। लेकिन रंगप्पा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। माधवाचार्य की शपथ लो और मुझे बताओ, शास्त्री ने जो कहा वह सच है? माधवाचार्य दक्षिण भारत से वैदिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मुझे नहीं पता कोई इतना प्रत्यक्ष होता होगा। रंगा ने स्वीकार किया, जितनी हम कल्पना करते हैं उस शास्त्र में उससे अधिक सच्चाई है। उन्होंने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच है। शाम को जब मैं वहां गया तब शास्त्री कुएं पर था। मैंने कहा, तो शास्त्री महाशय, तुम्हें मैंने जो सिखाया था तुमने वही दोहराया, बिना किसी संदेह को पैदा किए। तुम्हारा शास्त्र अद्भुत है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया।
आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे जो कहा वह मैं खुद भी शास्त्रों में देख सकता था। मत भूलो, मैंने उन संकेतों को विकसित किया है जो आपने मुझे दिए थे। मुझे बताओ, क्या एक सभ्य आदमी ऐसा कहता है? एक दिन रंगप्पा मुझे रात्रि भोज पर आमंत्रित करने आया। मैंने पूछा, क्या अवसर है? रंगप्पा ने कहा, श्यामा का जन्मदिन है, वह 3 साल का हो गया है। मैंने कहा, श्यामा एक अच्छा नाम नहीं है। मैं एक खली के काले टुकड़े की तरह हूँ। तुमने अपने इस सुनहरे बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया है? मैंने कहा, तुम कितनी बचकानी जोड़ी हो, रत्ना और तुम। मुझे पता है, यह अंग्रेजी रिवाज है कि बच्चे का नाम उस पर रखना चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं। तुम्हारी पत्नी अब 8 महीने की गर्भवती है। तुम्हारी माँ की भोजन बनाने में मदद कौन करेगा? रंगप्पा ने कहा कि उनके साथ मेरी बहन आई है। मैं वहाँ रात्रि भोज के लिए गया। श्यामा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मेरे पैरों से लिपट गया। मैंने उसे गाल पर चूमा और उसकी छोटी सी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। मुझे अब जाने की अनुमति दें पाठक, मैं हमेशा यहाँ हूँ आपकी सेवा में। आप ऊबे नहीं थे, मुझे उम्मीद है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।